प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा सामाजिक विज्ञान का। इसके लिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं और मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे बिना स्किप करके, तो आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आंसर में लिखिएगा कि राष्ट्रवाद वो भावना है जिसमें लोगों में अपने देश के प्रति गहरा प्रेम, एकता और निष्ठा होती है। यह देश की संस्कृति, परंपराओं और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। जो साइमन कमीशन था उसका गठन क्यों किया गया था? तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने और भविष्य के संवैधानिक सुधारों को सुझाव देने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण दे। जो मानव निर्मित संसाधन के हम लोगों को 5 उदाहरण देना है। तो सबसे पहले आप लोगों को उत्तर में लिखना है कि मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण निम्नलिखित है। ठीक है, तो एक में हो गया सड़कें। जो हम लोग सड़क बनाते हैं वो मानव बनाता है, मतलब इंसान। मशीन भी कौन बनाता है? मानव बनाता है। घर भी, वाहन भी, उपकरण भी। तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की देखते हैं। तो 4 में पूछा जा रहा है कि जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता है वो क्या है? तो जैव विविधता पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न प्रकार के पौधों, जैसे जैव विविधता का मतलब जो विभिन्न प्रकार के पृथ्वी में पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीवों तथा उनके पारिस्थितिक तंत्रों के कुल विविधता को ही कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग जैव विविधता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। तो 5 में अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं। जो सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं? सामुदायिक सरकार वह व्यवस्था है जिसमें अलग अलग समुदाय और सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक मामलों को स्वयं संभालते हैं तथा उन्हें निर्णय लेने का विशेष अधिकार दिया जाता है। ठीक है, इसे ही हम लोग सामुदायिक सरकार कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। तो 6 में पूछा गया है कि सामुदायिक सरकार वो व्यवस्था है जिसमें अलग अलग समुदाय और सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक मामलों को स्वयं संभालते हैं और उन्हें निर्णय लेने में का अधिकार देता है। ठीक है, लगता है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, तो आप लोग इसको थोड़ा समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो 7 में पूछा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय से मतलब है। मतलब जो प्रति व्यक्ति आय उसका मतलब क्या है? किसी देश या राज्य की कुल आय को वहाँ की कुल जनसंख्या से विभाजित करने प्राप्त होने वाली औसत आय। इससे पता चलता है कि औसतन एक व्यक्ति कितने आय अर्जित करता है। ठीक है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय होता है। तो आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो कम से कम मेरा टारगेट है कि इस वीडियो को आप लोग कम से कम 100 लाइक कर दो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। तो 8 में पूछा जा रहा है कि बाजार का अर्थ है। जो बाजार है, बाजार का मतलब क्या होता है? तो बाजार वह स्थान है, ठीक है, वह स्थान या व्यवस्था है जहाँ खरीदार और विक्रेता दोनों और सेवाओं को खरीद बेचते करते हैं। ठीक है, खरीद फरोख्त करते हैं, उसे हम लोग बाजार कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। तो 9 में पूछा जा रहा है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया की मेटरनिख ने किया था। जो वियना सम्मेलन की मेजबानी जो किया गया था वो ऑस्ट्रेलिया के मेटरनिख ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। तो 10 में पूछा जा रहा है कि जैविक युद्ध से क्या तात्पर्य, मतलब जैविक युद्ध है उससे क्या मतलब। तो जैविक युद्ध से तात्पर्य है ऐसा युद्ध या हमले जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद या अन्य जीवाणु जैसे जैविक तत्वों का उपयोग करके मानव, पशु या फसलों को नुकसान पहुंचाना जाता है। जैसे कि हम लोग का कोरोना वायरस ऐसे ही किया था। इसका उद्देश्य दुश्मन की आबादी, सेना या संसाधनों को कमज़ोर करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर इसी हम लोग जैविक युद्ध से कहते हैं। ठीक है, तात्पर्य है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि एस्फेनिक जैनी क्या है। तो एस्फेनिक जैन एक बहुधुरी कताई मशीन है, मतलब उसको कटाई का मशीन थी जिसका आविष्कार जेम्स हर्ग्विज ने 1764 में किया था। कब किया था? तो 1764 में। किसने किया था? जेम्स हर्ग्विज ने किया था। यह मशीन एक साथ कई धागों को काट सकती थी जिसके कपड़ा में उत्पादन बहुत तेज़ी से होता था।
मतलब ये एक प्रकार का ऐसा मशीन था, मतलब जिससे कपड़ा बहुत तेजी तेजी से बनता था, क्योंकि इसमें जो था कई धागों को लगाया गया था, ठीक है। तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी कोई भी काम कपड़ा बन जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि बहुउद्देश्य परियोजना क्या है, ठीक है। तो बहुउद्देश्य परियोजना वह बड़ी परियोजना होती है जिसमें एक ही नदी या जल स्रोत का उपयोग कई उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, बाढ़ नियंत्रण करने के लिए, जल आपूर्ति के लिए, मछली पालन के लिए या नौवहन आदि के लिए, ये सब के लिए बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया था, ठीक है। अब इसका उद्देश्य एक ही परियोजना से कई तरह के आर्थिक और सामाजिक लाभ प्राप्त करना होता था। मतलब इसका उद्देश्य यही था कि एक ही योजना से बहुत सारा हम लोग सामाजिक लाभ को प्राप्त कर सके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 में पूछा जा रहा है कि जनसंचार क्या है। तो जनसंचार वह प्रक्रिया है जिसमें सूचना और संदेश, टीवी हो गया, जैसे कि हम लोग जनसंचार मतलब लोगों को संचार कर रहे हैं, तो हम लोग टीवी, जैसे कि न्यूज़ हो गया, टीवी हम लोग न्यूज़ में देखते तो वो जनसंचार हो रहा है। रेडियो भी हम लोग सुनते हैं, अखबार और इंटरनेट जैसे माध्यम से बड़ी संख्या में लोग तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। कोई भी खबर होता है तो हम लोग या तो टीवी पे से सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर देखते हैं। 14 में पूछा जा रहा है कि लैंगिक असमानता क्या है। तो लैंगिक असमानता वह स्थिति है जिसमें पुरुष और महिला के बीच शिक्षा, रोजगार, अवसर और अधिकारों में भेदभाव किया जाता है। मतलब जो पुरुष और महिलाओं के बीच में जो असमानताएं जो बोला जाता है, इसी को ही हम लोग असमानता कहते हैं, ठीक है। जैसे कि रोजगार में हो गया, शिक्षा में, रोजगार में, अधिकारों में भेदभाव किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि मनरेगा का पूरा नाम क्या है। जो मनरेगा है उसका पूरा नाम क्या है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसी को हम लोग मनरेगा कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं। तो 16 में पूछा जा रहा है कि वन संरक्षण का उपयोग का वर्णन करें। जो वन संरक्षण हम लोग इसको कैसे यूज करें, ठीक है। तो वन संरक्षण उपाय के कदम है जिसमें जंगलों को सुरक्षित रखा जाता है। इसमें जो जंगल है उसको हम लोग सुरक्षित रखते हैं। संरक्षण यानी कि सुरक्षित, और उनकी कटाई को रोका जाता है। और वो जो वन संरक्षण होता है उसमें लोगों को पेड़ कटाई से रोका जाता है। इसका उद्देश्य वन संपदा, वन्यजीव और पर्यावरण को बचाना है। और इसका उद्देश्य यही था कि कैसे हम लोग जंगल को बचा सकते हैं और वन्य जीवों को बचा सकते हैं और पर्यावरण को हम लोग बचा सकते हैं, इसका यही उद्देश्य था। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि इंटरनेट से क्या लाभ हो रहा है। मतलब जो इंटरनेट है, इंटरनेट है हम लोग को क्या वो लाभ हो रहा है। तो शिक्षा में मदद, ऑनलाइन कोर्स हो रहा है, ई बुक्स आ गया है, शैक्षणिक ग्रामीण आसानी से उपलब्ध है, ठीक है। संचार आसान हो गया है, जैसे कि आप सोशल मीडिया हो गया, ईमेल हो गया, वीडियो कॉल हो गया, दुनिया भर में संपर्क संभव हो गया। ये सबसे हम लोग इंटरनेट से ही सुविधा है। और व्यापार और खरीद फरोख्त भी हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग भी हो गया, और व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है। सूचना तक पहुंच, समाचार हो गया, सरकारी योजनाएं को हम लोग जान सकते हैं मोबाइल से, और ज्ञान तुरंत प्राप्त होते हैं। मनोरंजन और समय बिताना, वीडियो गेम जैसे हो गया, और संगीत के माध्यम से भी ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इंटरनेट को आप लोग समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 18 को देखते हैं कि चुनाव आयोग का प्रमुख कार्यों को स्पष्ट करें। मतलब ये चुनाव आयोग है उसको हम लोग प्रमुख कार्यों को स्पष्ट करना है। तो चुनाव आयोग का आयोजन लोकसभा कौन करता है, राज्यसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति चुनाव आयोग करवाना है, ठीक है। चुनाव आयोग का आयोजन कौन करता है। तो लोकसभा हो गया आप सभी को, और राज्यसभा हो गया, विधानसभा और राष्ट्रपति हो गया, ठीक है। अब हम लोग चुनाव प्रक्रिया की निगरानी को थोड़ा देखते हैं कि मतदान सूची तैयार करना और चुनाव नियमों को पालन सुनिश्चित करना, राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवारों को पंजीकरण और उनके चुनाव खर्चों की निगरानी करना, चुनाव आचार संहिता लागू करना। जो चुनाव में है वो आचार संहिता लागू किया जाता है ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांति हो। इसमें जो आचार संहिता लगाया जाता है, किस लिए लगाया जाता है, ताकि चुनाव अच्छा और शांतिपूर्वक हो, ठीक है। तो मतदाताओं को जागरूकता करना, जो मतदाता जो वोट देंगे वो सबको जागरूकता करना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी बनना है, और लोगों को कहना है कि वोट देना जरूर जाना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 के देखते हैं कि जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या है। जो जातिवाद है उसके दुष्प्रभाव क्या क्या है।
समानता का ह्रास हो रहा है, समाज में सभी को बराबरी के अधिकार नहीं मिलते हैं। मतलब जातिवाद का दुष्प्रभाव क्या हो रहा है कि समाज में सभी को एक अधिकार नहीं मिल जाता एक जैसा, ठीक है। तो समाज में सभी को बराबरी के अधिकार नहीं मिलता है, विकास में बाधा हो जाता है, जाति आधारित भेदभाव, शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अवसरों में असमानता रहती है, सामाजिक तनाव और हिंसा, जातिवाद, संघर्ष, कलह और हिंसा बढ़ती है, ठीक है। राष्ट्र की एकता कमज़ोर होती है, समाज में विभाजन और द्वंद्व बढ़ता है, प्रतिभा और संसाधनों का अपव्यय योग्य लोगों अवसर से वंचित रहता है, ठीक है। इसीलिए जातिवाद का दुष्प्रभाव यही इसी को ही कहते हैं। और आप लोगों को ये सब क्वेश्चन आप लोग कॉपी में नोट्स भी कर देना है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लोग 20 की ओर देखते हैं। तो 20 में पूछा जा रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। मतलब जो लोकतांत्रिक जो सरकार उसमें सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का मतलब है कि सरकार की शक्ति केवल एक व्यक्ति या समूह तक सीमित न रहे, बल्कि विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन और नियंत्रण हो, ठीक है। अब महत्व और कारण को देख लो कि संतुलन बनाए रखना, कोई भी अंग अन्य पर हावी ना हो। मतलब कोई भी अंग है उसको सब में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे विधान पालिका कार्यपालिका से कुछ नहीं झगड़ सकता है और न्यायपालिका भी दोनों से कोई मतलब नहीं ले सकता है। समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कि निष्पक्ष और पारदर्शी शासन निर्णयों में संतुलन और जवाबदेही बनी रहती, जनहित सुरक्षित करना, नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता का संरक्षण होता है, भ्रष्टाचार और अत्याचार पर रोक और शक्ति के केंद्रीकरण को बचाव होता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड पर शैक्षणिक टिप्पणी लिखे। मतलब ये आप लोगों को जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था इसके लिए हम लोग संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने निस्संदेह और शांतिपूर्वक इकट्ठे हुए लोगों पर बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दे दिया। मतलब लोगों को बुलाया, ठीक है, और वहाँ पर शांतिपूर्वक बुलाया और इकट्ठा हो गया और वहाँ पर गोली चला दिया। किसने चलाया? उसका नाम था जनरल डायर ने, ठीक है। और इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। और ये जो घटना हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें कम से कम सैकड़ों लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे। मतलब समझो कितना हजार लोग उस घटना में घायल हो गया था। यह घटना ब्रिटिश शासन की क्रूरता और अमानवीय और प्रतीक बन गई। और ये सब जो ब्रिटिश लोग थे वो उसका अमानवीय और प्रतीक बन गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश में आक्रोश फैलाया और स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक मजबूत एवं संगठित बना दिया। यह भारतीय इतिहास का सबसे हृदय विदारक घटनाओं में से एक है। देखो कितना खतरनाक ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं और अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। और क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि भारत में रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर करें। मतलब जो हम लोग का भारत है वहाँ पर जो रबी फसल जो है और खरीफ फसल है, इसमें हम लोगों को अंतर को स्पष्ट करना है। तो रबी फसल को हम लोग पहले जान लेते हैं। तो रबी फसल जो होता है वो सर्दियों में बुआई जाती है। मतलब जो रबी फसल है जिसको हम लोग रोपते हैं वो सर्दियों में हम लोग बुआई जाते हैं अक्टूबर नवंबर में। जैसे कि अक्टूबर नवंबर में हम लोग उसको बोते हैं। और खरीफ फसल को देख लो कि खरीफ फसल बरसात के मौसम में बोई जाती है। जैसे कि हम लोग धान हो गया, ठीक है, ये सब हम लोग बरसात के मौसम में उगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि जून जुलाई में बोते हैं, ठीक है। और रबी फसल की तो रबी फसल जो होता है वह गर्मी के शुरुआत में काटी जाती है। जो रबी फसल है वो गर्मी की शुरुआत में हम लोग काटे जाते हैं। जैसे कि आलू हो गया, जो जैसे कि गेहूँ हो गया, ये सब हम लोग मार्च अप्रैल में इसको हम लोग काटते हैं, ठीक है। मतलब सही बात है। क्वेश्चन नंबर हम लोग खरीफ फसल को थोड़ा देख लेते हैं कि खरीफ फसल बरसात खत्म होने पर काटी जाती है सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। जैसे कि रबी फसल गेहूँ हो गया, रबी में हो गया, एक खरीफ में नहीं है। और चना हो गया, जो सरसों, ये सब जो है वो रबी फसल के अंतर्गत आ जाता है। और खरीफ फसल के अंतर्गत जो आता है वो धान हो गया, मक्का हो गया, जवार हो गया, बाजरा हो गया, कपास हो गया,
ये सब जो है वो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है और रबी फसल के अंतर्गत जो रोपते हैं। जैसे कि हम लोग देखो, जो गेहूँ है इसको हम लोग रोपते हैं, चना जो ये सब रबी फसल में तो रोपते हैं। खरीफ फसल यानी कि हम लोग समझ सकते हैं आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 23 नंबर, कि जर्मनी का एकीकरण 19वीं शताब्दी में हुआ था। जो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो 19वीं शताब्दी में हुआ था। उस समय जर्मनी के कई छोटे छोटे राज्यों में बांटा हुआ था। इसके एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ओटो वॉन बिस्मार्क ने निभाई, जो पर्सा का प्रधानमंत्री था। कहाँ का प्रधानमंत्री था वो? पर्सा का। कौन था? तो ओटो वॉन बिस्मार्क था। बिस्मार्क ने आयरन एवं बल्ड की नीति अपनाई और 3 निर्णायक युद्ध किए, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ। इन जीतों ने जर्मन राज्यों को एकजुट कर दिया और अंततः 1871 में फ्रांस पर विजय के बाद पर्सा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। इसी के साथ जर्मनी का एकीकरण सफल हुआ। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर देखते हैं कि असहयोग आंदोलन का असफल क्यों हुआ। मतलब जो असहयोग जो आंदोलन हुआ था जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था, ये असफल क्यों हो गया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये असफल होने का कारण को हम लोग देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन 1922 में मुख्य रूप से चोरी चोरा कांड जो हुआ था वो हिंसक घटना के कारण असफल हो गया। किसके कारण हो गया था असहयोग आंदोलन? जो चोरी चोरा कांड हो गया था इसके कारण हुआ था, जहाँ भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी। मतलब ये चोरी चोरा जो कांड जो हुआ था इसमें जो पुलिस जो थाना था उसको वहाँ पर आग से जला दिया गया था। ठीक है, इसलिए ये इसको असहयोग आंदोलन को असफल कर दिया गया। कि गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत के चलते आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया। मतलब अहिंसा मतलब जो लड़ाई झगड़ा के कारण जो गांधी जी ने है वो इस आंदोलन को वापस ले लिया। इसके अलावा जनता के अपूर्ण राजनीतिक परीक्षण, कई जगहों पर हिंसक घटनाएं तथा ब्रिटिश सरकार के कई कड़े दमन गिरफ्तारियों ने भी आंदोलन की शक्ति कम कर दी। इन कारणों से ही यह आंदोलन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। मतलब यही कारण से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर देखते हैं कि मोटे अनाज से क्या तात्पर्य। मोटे अनाज वे अनाज है जिनके दाने आकार में मोटे होते हैं, जिसमें रेशा, फाइबर, खनिज तथा पौष्टिक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हें ही हम लोग मीटलेस भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल देख रहे थे, इसमें जवार हो गया, बाजरा, रागी, कोदो, सावा, कुटकी आदि प्रमुख फसल है। कौन कौन है इसमें फसल? तो जो हुआ बाजरा हो गया, रागी हो गया, कोदो हो गया, सावा हो गया, कुटकी हो गया आदि प्रमुख फसल है। ठीक है, मोटे अनाज शरीर को ऊर्जा देते हैं। जो मोटे अनाज वो शरीर को क्या देते हैं? ताकत देते हैं, पाचन के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, और सूखा व कम पानी वाले जगहों में आसानी से उग जाते हैं। ठीक है, मोटे अनाज जैसे कि ये बाजार हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर देखते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा क्यों जरूरी है, व्याख्या करें। भारत में सौर ऊर्जा भविष्य उज्जवल है क्योंकि यहाँ साल में लगभग 300 से ज़्यादा धूप वाले दिन मिलते हैं, जिससे सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बहुत है। दूसरा, भारत में भौगोलिक विस्तार बड़ा है और कई क्षेत्र जैसे राजस्थान हो गया, ठीक है, गुजरात, लद्दाख और आदि सूरज की रोशनी से भरपूर है। ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी लगता है। ठीक है, सरकार भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर पार्क, CBCD, रूफ टॉप सोलर योजना जैसे कई योजनाएं चला रही है। ठीक है, साथ ही सौर ऊर्जा स्वच्छ, नवीनीकरणीय और विफायती है, जिससे भविष्य में इसकी मांग लगातार बढ़ती है। ठीक है, अब इसलिए भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग 27 नंबर में देखते हैं कि संघीय सरकार की मुख्य विशेषता क्या है। जो संघीय सरकार है इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है। ठीक है, तो संघीय सरकार में सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच बांटी जाती है। जहां दोनों सरकारें और अधिकारों क्षेत्रों में स्वतंत्र होती है। इसका संविधान लिखित और कठोर होता है
ताकि शक्तियों तथा स्पष्ट विभाजन बना सके। साथ ही संघीय व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो संविधान की रक्षा करती है और केंद्रीय राज्यों विवादों का निवारण करती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की ओर देखते हैं। तो 27 में आप लोगों को पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका और कार्यों की चर्चा करें। ठीक है, और राजनीतिक दल लोकतंत्र में जनता और सरकारें के बीच सेतु का कार्य करते हैं। वे जनता के मुद्दे को उठाकर जनमत तैयार करते हैं, चुनाव को भाग में लेकर उम्मीदवारों खड़े करते हैं और बहुमत मिलने पर सरकारें बनते हैं। विपक्षी दल सरकार के गलतियों का निगरानी रखते हैं और राजनीतिक दल नीतियों बनाकर समाज को नीति और दिशा प्रदान करते हैं। इस प्रकार वे लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 की ओर देखते हैं। तो 29 में आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार हैं सड़कों का विस्तृत विवरण। जैसे भारत में किस किस प्रकार के सड़कें हैं, तो भारत में सड़कों को उनके महत्व और प्रशासन के आधार पर कई प्रकार में बांटा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के बड़े शहरों और राज्यों को जोड़ते हैं तथा इसका रखरखाव केंद्र सरकार करती है। राजमार्ग राज्य के प्रमुख शहरों और जिला मुख्यालय को जोड़ते हैं और इनकी देखरेख राज्य सरकार करती है। ग्रामीण सड़कों गाँव को कस्बों और मंडियाँ को जोड़ते हैं और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका अलावा जिला सड़कें जिले के छोटे छोटे कस्बे को जोड़ते हैं तथा सीमा सड़कें सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा सेना की आवाजाही की बनाई जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। और यदि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, क्योंकि उस सभी को भी अच्छा अंक लाना है और आप लोगों को तो एकदम 90% लाना है। ठीक है, 30 नंबर में दिया गया है कि चिपको आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में हुआ था। चिपको जो आंदोलन हुआ था वो 1973 में उत्तराखंड में हुआ था। उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में शुरू किया गया था। कौन से क्षेत्र में, तो गढ़वाल क्षेत्र में किया गया। ये एक पर्यावरण संरक्षण आंदोलन था ताकि नृत्य सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और स्थानीय ग्रामीण ने किया। लोगों पेड़ को बचाने के लिए उन्हें गले से लगा लेते थे, मतलब जो लोग थे वो उसको पेड़ को बचाने के लिए गले से लगा लेते थे ताकि लकड़हारों द्वारा कटाई ना हो सके। इस आंदोलन ने पूरे देश में पर्यावरण जागरूकता बढ़ाई और सरकार को जंगलों की कटाई पर रोक लगाने पर मजबूर किया। यह आंदोलन वन संरक्षण का एक सफल और प्रतीकात्मक उदाहरण माना जाता है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और भी सब्जेक्ट को आप लोगों को अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।